नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 जो वो है दस्तावेजों के प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं पेटेंट और अप्रत्यक्ष लेटेंट संदिग्धता से आप क्या समझते हैं, एबिलिटी जिसको बोलते हैं उससे क्या समझते हैं, तथा किन परिस्थितियां जिनमें अप्रत्यक्ष संदिग्धता के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न है कि दस्तावेजों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता से आप क्या समझते हैं और परिस्थितियां जिनमें मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन कब, अप्रत्यक्ष संदिग्धता के संदर्भ में। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें परिचय देखेंगे, सेकंड देखेंगे संदिग्धता के प्रकार क्या हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे प्रत्यक्ष संदिग्धता जो होती है उसको दूर करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन कैसे किया जाता है, कैसे क्या कि प्रत्यक्ष संदिग्धता होती है साक्ष्य को नहीं माना जाता, उसको अपवर्जन कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अप्रत्यक्ष संदिग्धता को दूर करने के लिए साक्ष्य, लेकिन जो अप्रत्यक्ष संदिग्धता होती है उसको दूर करने के लिए क्या साक्ष्य हैं, तो उसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। अर्थहीन दस्तावेजों के संदर्भ में, भाषा लागू न होने के संदर्भ में और 2 संवर्गों के संदर्भ में, ये तीनों चीज देखेंगे यहाँ पर। चलिए पहला परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए दस्तावेज मूल एवं स्पष्ट होने चाहिए। जो दस्तावेज साक्ष्य होते हैं, पहली बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि वो मूल होने चाहिए और वह स्पष्ट होने चाहिए, यानी उसमें किसी भी त्रुटि या संदिग्धता की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। यानी संदिग्धता का मतलब आशय यहाँ पर केवल इतना है, कोई भी भाषा या तथ्य इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिसमें संदेह की गुंजाइश हो या कोई त्रुटि या कमी रह जाए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और अस्पष्ट अर्थ ना निकले उनका, संदिग्धता करते यहाँ पर ये भी है कि अस्पष्ट अर्थ ना निकले, यहाँ पर ये हो सकता है कि एकाधिक अर्थ ना निकले और अर्थ का अनर्थ ना हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल परिचय है कि दस्तावेज किस प्रकार से होना जरूरी है। अब संदिग्धता जो है उसके 2 प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष संदिग्धता और दूसरा है अप्रत्यक्ष संदिग्धता। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष संदिग्धता को देख लेते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष संदिग्धता। तो प्रत्यक्ष संदिग्धता का आशय क्या है, संदिग्धता का आभास देखने मात्र से हो जाए। प्रत्यक्ष संदिग्धता का जो आभास है, 1 मिनट, हाँ, तो जो प्रत्यक्ष संदिग्धता है उसका आभास देखने मात्र से ही हो जाता है। किसी भी दस्तावेज को देखने से ही प्रत्यक्ष संदिग्धता का आभास हो जाता है। भाषा अस्पष्ट या उसमें त्रुटि व अनिश्चितता होती है, वो क्लियर दस्तावेज को पढ़ते ही देखने मात्र से उसकी देख जाती है। साधारण व्यक्ति के समझ के अंदर इस चीज को अगर कोई साधारण व्यक्ति भी देखता है तो उसकी भी समझ के अंदर आ जाता है कि इसमें डॉक्यूमेंट में या दस्तावेज थोड़ी संदिग्धता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि कोई भी दस्तावेज जिसमें घोड़े बेचने का करार किया जाता है उसमें लिखा जाता है कि उक्त घोड़ा 1000 या 1500 रुपये में बेचा जाता है। अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पर लिखा गया 1000 या 1500, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 1000 में या 1500 में। तो ये प्रत्यक्ष संदिग्धता देखने मात्र से दिख जाती है। या फिर दस्तावेज में रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, वह भी प्रत्यक्ष संदिग्धता है। यानी ये कह दिया जाए कि का व्यक्ति को खा द्वारा खाली वस्तु दी जाती है। अब लेकिन ये खाली वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु दी जाती है, तो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया, तो ये भी यहाँ पर प्रत्यक्ष संदिग्धता है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है। तो ये देखने पर नजर ना आए। अप्रत्यक्ष संदिग्धता जो होती है दस्तावेज को देखने मात्र से नजर नहीं आती है, जबकि भाषा स्पष्ट, निश्चित एवं बोधगम्य होती है, लेकिन भाषा की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उसको संदिग्ध कर देती हैं। यानी भाषा भी स्पष्ट संदिग्ध होती है, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उसको संदिग्ध कर देती हैं। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं
कि का द्वारा खा को दुकान की वसीयत की गई। ठीक है, लेकिन इस वसीयत में जो दुकान बताई गई थी कि दुकान मान के चलो उन्होंने कहा था का द्वारा खा से कहा गया कि दुकान गा स्थान पर है, दुकान गा स्थान पर स्थित है, लेकिन एक्चुअली वह दुकान गा स्थान पर नहीं थी, दुकान तो अन्यत्र अवस्थित थी। तो ये अप्रत्यक्ष संदिग्धता है जो डॉक्यूमेंट में या दस्तावेज में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है, जो कि अप्रत्यक्ष संदिग्धता के अंतर्गत आती है। डॉक्यूमेंट में कहा गया कि का द्वारा जिस दुकान की वसीयत खा को की गई है वह दुकान गा स्थान पर स्थित है, लेकिन वह दुकान अन्यत्र स्थित थी गा स्थान से। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हमने पढ़ा प्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये जो प्रत्यक्ष संदिग्धता आ जाती है, क्या उसको दूर करने के लिए कोई साक्ष्य दिया जा सकता है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम अपना प्रूफ दे रहे हैं और इसको यहाँ पर सही कर दिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाएगा प्रत्यक्ष संदिग्धता के संदर्भ में। यानी धारा 93 यही कहती है, जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित या उनकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। तो प्रत्यक्ष संदिग्धता के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उस त्रुटि को या उस संदिग्धता को दूर कर दे, केवल प्रत्यक्ष संदिग्धता के संदर्भ में। इसमें उदाहरण केस भी देख लेते हैं। तो केशव लाल बनाम टी मिल्स का इसमें केस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही इसमें ये जो एक उदाहरण है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग कीमत होना ये निश्चित नहीं है, तो ये भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष संदिग्धता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो किसी स्थान पर उसकी कीमत कुछ दिखाई जाती है, किसी स्थान पर कीमत उसकी कुछ दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, अप्रत्यक्ष संदिग्धता के अंतर्गत आ जाती है। और यही चीज़ आपको केशवलाल बनाम भाई टी मिल्स के संदर्भ में देखने को मिलती है। यहाँ पे निश्चितता नहीं थी। ठीक है, अब दूसरा जो केस है वो है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश बनाम नन्हूमल। इस केस में क्या हुआ था कि प्रत्यक्ष जो संदिग्धता में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। इसमें ये कहा गया था जो प्रत्यक्ष संदिग्धता होती है उसमें साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन न्यायालय चाहे तो बाकी अंतर्वस्तियों से उनका सहारा ले सकता है। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश बनाम नन्हूमल केस में ये कहा गया था कि प्रत्यक्ष संदिग्धता जो होती है या त्रुटि हो जाती है प्रत्यक्ष, उसको दूर करने के लिए साक्ष्य तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर न्यायालय चाहे तो उस दस्तावेज से संबंधित दस्तावेजों के सहारे से वो उसको मान्य कर सकता है। कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक पट्टा विलेख में खाली तिथि छोड़ दी गई। अब ये नहीं दिखाया गया कि पट्टा विलेख कब से प्रारंभ हुआ, क्या था, उसमें तिथि नहीं थी। अब यहाँ पर न्यायालय चाहे तो जब उस विलेख में पहली किस्त जब व्यक्ति द्वारा ली जाती है तो पहली किस्त को ही पट्टा विलेख की तिथि की आरंभ तिथि माना जा सकता है। अब न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। साथ ही इसमें एक उदाहरण भी है कि अगर पट्टा विलेख या किसी भी दस्तावेज में किसी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा ये दर्शित कर दिया जाए कि मैं अपनी सामने वाली जमीन का 1 एकड़ आपको बेचता हूँ या देता हूँ या पट्टे पर करता हूँ, जो भी है, तो यहाँ पर ये सामने वाली जमीन कौन सी है, क्या है, यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता आ रही है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, प्रत्यक्ष संदिग्धता के अंतर्गत आ जाता है, जिसको दूर करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। अब फोर्थ जो अपना पॉइंट है वो है अप्रत्यक्ष संदिग्धता। हमने ऊपर डिस्कस किया कि अप्रत्यक्ष संदिग्धता होती क्या है, जो देखने मात्र से उसका आभास नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल दस्तावेज कुछ कहता है लेकिन एक्चुअल स्थिति कुछ होती है, उसको हम अप्रत्यक्ष संदिग्धता कहते हैं। तो दूर करने के लिए इसके लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष संदिग्धता को दूर करने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं। कब, इसके हम देख लेते हैं कब दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य, यानी कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो अर्थहीन है तो उनको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी धारा 95 कहती है जब दस्तावेजों में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, भाषा तो स्पष्ट है किंतु विद्यमान एक्चुअल जो तथ्य हैं वो संदर्भ में अर्थहीन होते हैं, यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह विशिष्ट भाव हेतु प्रयुक्त की गई थी। तो अगर भाषा अर्थहीन हो जाती तो उस भाषा को स्पष्ट करने हेतु साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे कि खा को अपना घर बेचता है और वह ये कहता है कलकत्ता में, उसका जो घर है वो कलकत्ता में है, लेकिन कलकत्ता में किस जगह है ये उस भाषा बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट नहीं की गई थी, तो इसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसका कलकत्ता में घर हावड़ा में है।
तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष संदिग्धता के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है जब भाषा क्या हो, अर्थहीन दस्तावेज होने के संदर्भ में। सेकंड जो पॉइंट है भाषा लागू होने के बारे में साक्ष्य धारा 96 के अंतर्गत। भाषा किसी एक विषय हेतु संदर्भित हो, यानी भाषा तो किसी एक विषय हेतु संदर्भित हो लेकिन अनेकों हेतु नहीं हो। जो भी किसी दस्तावेज में कोई भाषा प्रयुक्त की जा रही है वो एक विषय के लिए संदर्भित हो, अनेक विषयों के लिए नहीं हो, तब यहाँ पर साक्ष्य दिया जा सकता है कि उक्त जो भाषा है वो किसी एक विषय के संदर्भ में है, अनेकों के लिए नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है किस वस्तु, एक वस्तु के लिए है या अनेकों के लिए है। तो लेकिन विषय वस्तु तो किसी एक के लिए प्रयुक्त की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अनेकों के लिए है, तो उसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। कैसे, एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। एक सफ़ेद घोड़ा बेचा गया एक व्यक्ति द्वारा, लेकिन जबकि उसने ये कहा था कि मैं अपने एक सफ़ेद घोड़े को आपको बेचता हूँ, लेकिन उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े थे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष दिया जा सकता है कि वह किस सफ़ेद घोड़े की बात कर रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष संदिग्धता को दूर करने के उपाय में आ जाते हैं। इसका केस देख लेते हैं। इसमें केस है आराधन नायर वर्सेस आराधन नायर। इसमें कोई भी दस्तावेज संपादित किया गया जो कि हिंदी और इंग्लिश कैलेंडर की तिथि के अनुसार किया गया, लेकिन हिंदी और इंग्लिश कैलेंडर की जो तिथियां हैं वो एक समय पर तिथियां जो होती हैं एक साथ नहीं आती। हिंदी कैलेंडर की तिथि कभी भी पड़ सकती है और ऐसे ही इंग्लिश कैलेंडर की तिथि है वो कभी भी पड़ सकती है, यानी दोनों की तिथियां कभी भी एक समय एक साथ नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष संदिग्धता आ जाती है। इसको दूर करने के लिए यहाँ पर साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है तथ्यों के 2 संवर्गों में से 2 संवर्ग हों अगर तथ्यों के, तो एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है धारा 97 के अंतर्गत। यानी जबकि प्रयुक्त भाषा, यानी दस्तावेज की भाषा ऐसी है जो भागतः विद्यमान संवर्गों को, कुछ भाग तो जो विद्यमान संवर्ग है उनके लिए दर्शित करती है भाषा, जबकि कुछ जो उसके भाग है वो अन्य संवर्गों पर लागू होती है, उन्हें दर्शित करती है। लेकिन परंतु दोनों में से किसी एक को भी ठीक ठाक लागू नहीं करती है। अब जो भाषा है वो इन दोनों तथ्यों में से किसी एक को ठीक ठाक से लागू नहीं कर पा रही है, तब दोनों में से किसके लिए वह लागू है तब साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी 2 संवर्गों में से किस संवर्ग के लिए वह भाषा प्रयुक्त की गई है तब साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। का करार करता है खा को भूमि बेचने का। का खा को अपनी भूमि बेचने का करार करता है और जो भूमि है वो भा में स्थित है, ऐसा बताया जाता है कि जो का कहता है कि जो मेरी भूमि है वो भा जगह पर स्थित है। अब माँ के अधिभोग कब्जे में, लेकिन ये भा की जो भूमि है वो माँ के अधिभोग या कब्जे में है। तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कैसे कि का खा को अपनी भूमि बेचता है, वो कहता है कि मेरी भूमि भा में स्थित है, वह मेरी भूमि है, लेकिन वो जो भा की भूमि है वो माँ के अंतर्गत कब्जे में है जिसको माँ अपना यूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है, 2 संवर्ग हो जाते हैं यहाँ पर कि जो का की भूमि है या माँ की भूमि है, वो एक्चुअल का की है या माँ की है, तो कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाता है। भागता किसी की है, भागता किसी की है। तो का के पास भा में स्थित भूमि है, ये प्रश्न है, वह माँ के कब्जे में नहीं है, जबकि भूमि माँ के कब्जे वाली है और वो भा में स्थित है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि क्या का के पास भा में स्थित भूमि है और क्या वो माँ के कब्जे में नहीं है, जबकि जो भा में स्थित भूमि है वो माँ के कब्जे में है। और यहाँ पर एक बात और है, अब जो भा में स्थित जो भूमि है वो माँ के कब्जे में भी नहीं है, जो दूसरी जगह नियंत्रित हो सकती है। तो यहाँ पे जो शब्द हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, भागता किसी पे लागू हो रहे हैं, भागता किसी पर लागू हो रहे हैं। अतः इस हेतु साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय किस भूमि से है। तो का यहाँ पर साक्ष्य दे सकेगा कि का किस भा में स्थित भूमि के बारे में अपने जो भी भाषा है वो स्पष्ट कर सकता है। तो ये था आपका वीडियो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में। आशा करता